दिल्ली के निचले इलाकों में गहराया बाढ़ का खतरा। 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। 207.37 मीटर तक पहुंचा यमुना का जलस्तर। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण समेत तमाम विभागों को दिए निर्देश। कहा, अभी घबराने की कोई स्थिति नहीं। वहीं असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने के आसार। प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे को लेकर पेरिस में जबरदस्त उत्साह। बैस्टिल डे परेड में प्रदर्शन के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी की जोरदार तैयारियां। फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देगी प्रधानमंत्री की यात्रा। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। क्लाइमेट फाइनेंस और री इमेजिनिंग कोऑपरेटिव पर होनी है परिचर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। आसियान और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। सीरिया दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री वी मुरलीधरन। भारत वेस्ट इंडीज के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट आज से डोमिनिका में। पिछले 24 साल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत का शानदार रिकॉर्ड। विंबलडन में क्वार्टर फाइनल का दौर जारी। भारत के रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन के साथ खेलेंगे मैच। अल्कराज, मेदवेदेव समेत सबलेंका और रबिकाना भी उतरेंगी कोर्ट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और बात दिल्ली की, जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाके में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यमुना नदी के जलस्तर ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यमुना का जलस्तर आज सुबह 10 बजे पुराने रेलवे पुल पर 207.37 मीटर दर्ज हुआ। अगर यमुना नदी का जलस्तर 207.49 मीटर पहुंच जाता है तो दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा हो सकता है। ओल्ड रेलवे ब्रिज के किनारे इस वक्त यमुना का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और लगातार खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है यमुना। यमुना खादर के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी भर गया, जिस वजह से लोगों ने घर खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू किया है। ओल्ड रेलवे ब्रिज यातायात के लिए बंद है और किसी को भी उस पर आवाजाही की इजाजत नहीं है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का बहाव तेज रखने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के निचले शहरों जैसे कि मथुरा और आगरा में भी यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। उत्तराखंड में बारिश के कारण कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने और मलबा आ जाने के कारण 11 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। साथ ही इस कारण कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस और उज्जैन एक्सप्रेस समेत मुरादाबाद मंडल की 11 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। वहीं मंडल की 8 ट्रेनों के रूट बदलने के साथ 23 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेटेड और शॉर्ट ऑरिजिनेटेड किया गया। इसके कल चलते कई ट्रेनों के समय में बदलाव की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रद्द ट्रेनों की टिकट की जो रकम वापसी है उसके लिए रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त काउंटर्स लगाए गए हैं, जबकि देहरादून रेलवे स्टेशन में पूछताछ काउंटर से टिकट की रकम लौटाई जा रही है। इसके अलावा रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 139 भी जारी किया है। खबर उत्तराखंड में, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही उन्हें रोकने का फैसला लिया है। शासन और प्रशासन के साथ राहत और बचाव कार्य में पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां मुस्तैदी से लगी हुई हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जनपदों में 12 जुलाई तक भारी वर्षा की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया है और इसके बाद के दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है।
बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां व्यास नदी उफान मारती हुई नजर आ रही है। बरसात तेज हुई तो हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। 2 दिन पहले तक व्यास के पानी का स्तर 30 मीटर ऊपर आ गया। आसपास के घरों को 2 से 3 मंजिल पानी में समाते हुए देखा गया। फिलहाल यहां कल से बारिश रुकी हुई है। मनाली का रास्ता खोला गया, हालांकि मुख्य राजमार्ग अभी भी बंद है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई तबाही के बाद राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने का काम जोरों पर है। इस कड़ी में कुल्लू के भुंतर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर सेंज घाटी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है। बात उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, जहां भारी बारिश के वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और निचले इलाकों में पानी घुस गया है। प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से पश्चिम यूपी के मेरठ मंडल के जिलों और सहारनपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। गंगा के उफान पर आने से हस्तिनापुर से लेकर बिजनौर तक के हालात बेकाबू हो रहे हैं। देखिए, लगातार हमारे जैसे हमारी एक गंग नहर पटरी का रोड है, वहाँ चलती है और उसके हिसाब से गोताखोर, सेफ्टी इक्विपमेंट्स ये सब हमने रखे हुए हैं। कोई भी पानी में डूबने की या किसी की ऐसी कोई कोई घटना नहीं हुई है। और लगातार हमने बैरिकेडिंग करवा के, बल्लियाँ लगवा के, रोप्स रख के ये सभी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। बारिश लगातार हुई है और एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल पिछले 2-3 दिन में हो गई है। कुछ जगह पे वाटर लॉगिंग के इश्यूज थे, तो वहाँ पे तत्काल पंप लगा के या कुछ भी अस्थायी नाली बना के गाँव में भी हम लोगों ने पानी निकासी की है। देश के अलग अलग राज्यों में आज कहां बारिश में कमी आएगी और कहां तेज होगी, इस पर हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने खास बातचीत की है मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से। आइए सुनते हैं। बारिश की जो स्थिति है वो लगातार दर्ज की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है, कहाँ बारिश होगी और कहाँ बारिश जो है अब वो थमती हुई नजर आएगी, इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महापात्रा, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, खासतौर से हिमाचल प्रदेश की बात की जाए या दूसरे राज्य जहाँ भारी बारिश जो है पिछले दिनों हमें देखने को मिली थी, क्या स्थिति वहाँ रहेगी? अभी स्थिति ऐसा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसूनल सर्कुलेशन के बीच में इंटरेक्शन होते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भारी बारिश हो रहा था, इसमें अभी कमी आई है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सभी में कोई हेवी रेनफॉल अभी का पूर्वानुमान नहीं है। और उत्तराखंड के लिए आज हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, हम ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं। इसके साथ साथ जो वेस्ट यूपी एरिया है, एडजॉइनिंग वेस्ट यूपी एरिया, वहाँ भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और ऐसे में अगर क्या यहाँ भी बारिश की स्थिति जो है दर्ज की जाएगी, क्योंकि वरना और जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है? दिल्ली की स्थिति की बात करें, यहाँ भी कोई जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मानसून सर्कुलेशन जो इंटरेक्शन का कोई अभी प्रभाव तेज़ी से नहीं है, मगर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास एरिया में जैसे वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान एरिया में है और ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी रह सकता है। इसके प्रभाव में हर दिन एक आइसोलेटेड स्पेल ऑफ शावर और रेनफॉल हो सकता है, लाइट टू मॉडरेट। कोई हेवी रेनफॉल ऐसे का हमारा पूर्वानुमान नहीं है नेक्स्ट 5 डेज के लिए। 1 जून से लेकर आज तक की अगर हम बात करें, क्या स्थिति देश भर में दर्ज की गई है? देश भर की बात करें तो इस बार जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, अभी तक तो मानसून अच्छा है। पूरा कंट्री का बात करें तो लगभग 2% एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया 11 तारीख तक। 1 जून से 11 तारीख के बीच में नॉर्मली जितना बारिश होता है, इससे 2% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया। मगर मैं जुलाई की बात करूं, जुलाई महीना में जो 1 जुलाई टू 11 जुलाई का आंकड़ा देखें, सो इस टाइम के दौरान लगभग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रेनफॉल पूरी कंट्री में, एक्सेप्ट ईस्टर्न इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
तो देखिए इस जुलाई महीने की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ साइक्लोन के सर्कुलेशन बल्कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी अलग अलग राज्यों में जो बारिश की स्थिति है वो तो लगातार बनी रहेगी, लेकिन आम जन को यहाँ बारिश से राहत मिलेगी। तो जैसा डॉक्टर महापात्र ने कहा, जो किसान हैं उनके लिए भी ये जो बारिश है ये अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके जरिए उनकी जो उपज है धान की वो बेहतर हो सकेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन एस जैना के साथ मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज़। और अब खबर प्रधानमंत्री के फ्रांस यात्रा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई के बीच फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई को फ्रांस बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं, जहां भारतीय सशस्त्र बलों की त्रिसेवा की एक टुकड़ी भी बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेगी। फ्रांस के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक बातचीत करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ भी फ्रांस की सेनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही वे फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय फ्रांसीसी कंपनीज के जो सीईओ हैं, प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ अलग से बातचीत करते नजर आएंगे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है वो रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा को तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री 15 जुलाई को आबू धाबी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को और गति देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई के बीच फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के विमानों सहित भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी बेस्टिल डे परेड में भाग लेगी। परेड में हिस्सा लेने वाली टुकड़ियों की इस समय पेरिस में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। और प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ से बातचीत की है। Thursday, he will be the chief guest or the guest of honor at the Bastille Day on the 14th of this month. To talk about that visit, I have with me Ambassador of India to France and Monaco, Javed Ashraf. Is this visit high on symbolism or substance, or both? This is a very historic visit in many respects, and it's high both on symbolism and substance. This is a time for us to both celebrate 25 years of our strategic partnership, but also look ahead with greater ambition and aspirations to the next 25 years and beyond on this relationship, which is not just important for our two countries, but also of great global consequence. So we're looking forward to this visit. I think all of France is looking forward to this visit because first I have to say that it's significant because it isn't every year that there is a guest of honor at the Bastille Day Parade, their National Day Parade, unlike our system. It happens usually on a very significant occasion or to celebrate something that is important for France. And from that itself, you can make out that this is really truly a moment of great significance for both countries. And the government of France, President Emmanuel Macron, is really going out of his way to make this visit very, very special. Also, Ambassador, this time around, the Indian Tri-Services contingent is marching on Champs-Élysées, and the French aircraft Rafale, which the Indian Air Force acquired and is in service in the Indian Air Force, will be participating in the fly past.
How symbolic is that? A great moment for the Indian Armed Forces. It is also truly symbolic of the kind of trust that we enjoy. It's a partnership of values, it's a partnership of solidarity, and it's a partnership with great ambitions and commitments for the future, not just for our two countries, but also for the global good. That is how we see this defense partnership. It isn't just that we have 269 members of the three services, a tri-service marching contingent, including the Rajputana Rifle Band. The presence of INS Chennai, though it will not be here in Paris, will be an indication of the partnership that we have both in the defense field more broadly, but also particularly in the realm of maritime security. Before we get down to the meat of the meeting, Ambassador, how excited is Paris? There has been a lot of write-up in the French media as well on the importance of this relationship, on the importance of India. Because don't forget, this is a year of India's G20 presidency. You always hear in France, now is India's moment. And it is for three reasons. One is because of what is happening in India, the transformation, a comprehensive transformation that is sweeping through India. But the second is the geopolitical developments, which is casting a big shadow, not just in our region, the Indo-Pacific region, but across the world. And the third is a combination not just of these two, but how is India responding to the expectations of the world in terms of our global responsibilities. See this as a really broad-based partnership, not just in the bilateral framework, also in the context of a premier partnership in the Indo-Pacific region, particularly in the Indian Ocean region, where we are both resident powers, and then in the context of the global framework that brings us together. All right, Ambassador Ashraf, we'll see how this visit pans out over the next 2 days. Thank you very much, Ambassador Javed Ashraf, for speaking to us. So clearly, this visit of the Prime Minister coincides with the 25 years of India-France strategic partnership. When the two leaders, President Macron and Prime Minister Modi, discussions would be how to chart out the roadmap for the next 25 years. With cameraman Ankur Arora, this is Amritpal Singh for DD India in Paris. और फ्रांस में बैस्टिल डे परेड की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे भारतीय सेना के जो जवान हैं उनका जोश देखते ही बनता है। परेड में अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन करने के लिए तीनों सेना के जो टुकड़ी के जवान हैं वो जमकर अभ्यास कर रहे हैं और उनसे बात की है हमारी संवाददाता मेघना देव सिंह ने। परेड में जो चार्ल्स एलिस पर जो कंटिंजेंट्स भारत के जो वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना के जो कंटिंजेंट्स मार्च करेंगे, उनके लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कितने लोग हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। सर बताइए कि किस किस्म की तैयारियां हैं और कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग हैं पूरे कंटिजेंट में? हमारे पास टोटल यहाँ पे 70 इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें 3 जेसीओज और एक ऑफिसर जो कि कंटिजेंट कमांडर होगा वो है। तैयारी हमने इसकी जून के महीने से शुरू कर दी थी और अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस तरीके से हमारा रिहर्सल भी चल रहा है। तो आई एम श्योर हम जो परफॉर्मेंस देंगे शॉन्जलीजे पे, इट विल बी ग्रेट स्पेक्टिकल फॉर एवरीवन। हमारे साथ नौसेना के भी जो कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर बताइए कितना जोश है और खासतौर पर ड्रिल का जो तरीका है वो काफी अलग नजर आ रहा है, जो फ्रेंच ट्रूप्स जो ड्रिल कर रहे हैं। जी, आपने एकदम सही बात बोला। जोश की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। इनफैक्ट हमारे सारे लोगों को कितनी बार फ्रांसीसी लोगों ने अप्रोच किया और वो एक ऑलमोस्ट बिविल्डर्ड है कि हम हाथ इतना ज़्यादा कैसे स्विंग कर सकते हैं, बिकॉज इनकी ड्रिल थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। तो हर बार जितनी बार भी हम प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम 1 या 2 इंसान तो आके फ्रांस के पूछते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपना हाथ इतना तेज स्विंग। हमारे लिए एकदम नेचुरल है बिकॉज ये ड्रिल हमारे लिए नॉर्मल है। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं, अकॉम्प्लिश्ड हेलीकॉप्टर पायलट हैं। कितना अहम देखती हैं ये जो परेड है उसमें जो हिस्सा ले रही है भारतीय वायुसेना की कंटिंजेंट, क्योंकि वायुसेना का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है इंडिया और फ्रांस का जो वायुसेना है उनके बीच। हाँ, हमारा वायुसेना का फ्रांस कंट्री से बहुत ज़्यादा पहले से टाइज हो रखे हैं। दे कीप डूइंग लॉट ऑफ मिशंस
दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अगेन 2009 के बाद ये दूसरी बार है जब हम फ्रांस की धरती पे अपनी मार्चिंग कर रहे हैं. इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर, नो डाउट. एंड जो जैसे हमारे रिपब्लिक डे पे हम मार्च करते हैं उससे ज़्यादा, बल्कि इंथुजियाज्म, उससे ज़्यादा जोश से यहाँ पे हम 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फाइनली बैस्टिल डे पे मार्च करने के लिए रेडी है. बिल्कुल. तो एक तरीके से जब चार्ल्स एलिजी पर जो परेड होगी और जो भारतीय वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना का जो कंटिजेंट्स रहेंगे, जो मार्च करेंगे, बेहद गर्व का अनुभव होगा जब वहां पर परेड होगी. और बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस के दौरान जब ये परेड जो है, जो कंटिजेंट्स हैं, ये चार्ल्स एलिजी पर मार्च करेंगे. कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, फ्रांस. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के 42वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम में माइक्रो एटीएम एवं रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दुग्ध सहकारी समितियों के जो डिजिटल रूप से पायलट प्रोजेक्ट है, उनकी औपचारिक शुरुआत की जाने की तैयारी है. कार्यक्रम के तहत क्लाइमेट फाइनेंस और री इमेजिनिंग कोऑपरेटिव्स पर परिचर्चा का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बैंकर्स, अग्रणी कंसल्टेंसी कंपनियां और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे. नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सहकारिता मंत्रालय में सचिव ज्ञानेश कुमार, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी और भारत सरकार की अंतर्राज्यीय परिषद की सचिव अनुराधा प्रसाद भी हिस्सा लेने वाली हैं. और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विभाग की कई पुस्तकों और नई वेबसाइट्स का अनावरण किया है. उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों को महानिदेशक मेडल पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें नई संसद के निर्माण में शामिल पूरी टीम को बेस्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने नए भारत के निर्माण में बेहतरीन योगदान दिया और अपनी एक ग्लोबल छवि बनाई है. और थोड़ा गति बढ़ाएंगे, समयबद्ध तरीके से जो पूरा करेंगे. जैसे कि पार्लियामेंट को भी आपने लगभग समयबद्ध तरीके से पूरा कर दिया और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया. तो इस तरह से जो काम कहीं पर भी हैं और थोड़ा उनको गति प्रदान करने का काम आप कर देंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपसे और दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे भी सीख ले रहे हैं और भी सीख लेने का काम करेंगे. ये कि नजीर CPWD बनने का काम करेगा पूरे देश में. CPWD है, आज दूसरे देश के लोग अगर आपको काम देने का काम कर रहे हैं और अपने देश में बुलाने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धीरे धीरे ये है कि CPWD जो है केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि एक ग्लोबल संस्था बनता हुआ चला जा रहा है. सरकार ने 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के कैबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम अनिवार्य बनाने की अधिसूचना का मसौदा जारी किया. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक ड्राइवर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य करने से जो निर्णय लिया गया उससे ट्रक ड्राइवर्स की जो कार्य की स्थितियां उसमें सुधार होगा और यह ऐतिहासिक साबित होने वाला है. गडकरी ने कहा कि N2 और N3 श्रेणियों में संबंधित मोटर वाहनों के कैबिन को AC से कंपनी करने की वजह से यह अब अनिवार्य किया जाएगा. N2 श्रेणी के मोटर वाहन 3.5 टन और N3 वाहन 12 टन माल ढोने के लिए बेहतर समझे जाते हैं. सभी हितधारकों से अधिसूचना के बारे में 3 दिन के भीतर अपने सुझाव देने के लिए कहा गया है. आदिपुरुष फिल्म के निर्माताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश होने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है. आज फिल्म निर्माता की ओर से मामले की जल्दी सुनवाई का आग्रह किया गया, लेकिन CGI ने कल इस मसले पर सुनवाई की तारीख दी है. भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. भाजपा ने गुजरात से बाबूभाई
जयसंग भाई देसाई और केसरी देव सिंह ज्वाला को उम्मीदवार बनाया। वहीं पश्चिम बंगाल से पार्टी ने अनंत महाराज को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधान सौधा में गांधी प्रतिमा पर जैन साधु की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल हुए। और रुक करते हैं खेल जगत का। वेस्टइंडीज के दौरे पर गई टीम इंडिया को 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत आज से होने वाले टेस्ट सीरीज के साथ होनी है। ये मुकाबला डोमिनिका में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने कैरिबिया धरती पर पिछले 4 टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी। और भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलिया जोड़ीदार मैथ्यू अपडेन आज प्रतियोगिता के पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में मैच में कोर्ट पर उतरने वाले हैं। अंतिम मैच में रोहन और एबडेन की जोड़ी का सामना नीदरलैंड्स की टेलन ग्रीक्सपुर और बार्ट स्टीवनसन की जोड़ी से है। इससे पहले इस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने प्रतियोगिता की प्री क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के डेविड पेल और अमेरिका के रीस्ट स्टाल्डर की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।